हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना सब्जेक्ट कॉर्पोरेट लॉ, जो कि हमारे ओडिशा के सेमेस्टर नंबर 2 में दिया हुआ है। अगर तुम और कोई डिफरेंट यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो तो तुम्हारे सेमेस्टर्स में भी जरूर कॉर्पोरेट लॉ या कंपनी लॉ होगा। तो तुम इस वीडियो से आराम से कोई भी सेमेस्टर में क्यों ना हो, कोई भी यूनिवर्सिटी के, आराम से इससे हम पढ़ाई कर सकते हैं। पिछले वीडियो के अंदर हम स्टार्ट किए थे डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। उसके अंदर हम पहला स्टेज देखे थे जिसका नाम था प्रमोशन स्टेज। उसके बाद हम इनकॉर्पोरेशन स्टेज शुरू कर दिए थे। ये जो वीडियो है इनकॉर्पोरेशन स्टेज का एक कंटिन्यू वीडियो है, मतलब एक पुराना वीडियो आया था, पार्ट 1 था, ये अपना सेकेंड पार्ट है इनकॉर्पोरेशन स्टेज का। अगर चैनल में नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक होगा, ऐप को डाउनलोड कर लेना, रजिस्टर कर लेना। वहां पे उसमें फ्री नोट्स मिल जाएंगे तुमको, प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेगा, वीडियोस मिलेंगे, ये सब चीज वहां पे फैसिलिटी अवेलेबल है। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को फटाफट से। आज का टॉपिक है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। पिछले वीडियो में ऑलरेडी देखे थे व्हाट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड व्हाट इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आज हम देखेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। ठीक है, सबसे पहला नीड ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो मेमोरेंडम एसोसिएशन मैंडेटरी है, उसके बिना कंपनी इनकॉर्पोरेट हो ही नहीं सकता। इट इज मैंडेटरी टू हैव अ मेमोरेंडम एट अ टाइम ऑफ कंपनीज रजिस्ट्रेशन। द रजिस्ट्रेशन कैन नॉट बी डन विदाउट द मेमोरेंडम। तो इसके बिना रजिस्ट्रेशन हो ही नहीं सकता। ठीक है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। It is not mandatory to prepare this document and file with the registrar। तो ये मैंडेटरी नहीं है ये डॉक्यूमेंट को बनाना। बहुत सारे मॉडल आर्टिकल्स दिए गए हैं। मॉडल का मतलब तो बहुत सारे आर्टिकल्स के डेमो आर्टिकल फॉर्मेट्स दिए गए हैं, उसमें से भी कोई सा भी हम यूज कर सकते हैं। क्लियर है? तो सिंपल रखते हैं, कीवर्ड्स को हाईलाइट करेंगे, ये मैंडेटरी है और ये मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंस। ये कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, इट इज अ प्राइमरी डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी। और जो आर्टिकल है, आर्टिकल्स आर द सब्सिडियरी डॉक्यूमेंट, सब्सिडियरी टू द मेमोरेंडम। मतलब जो मेन डॉक्यूमेंट है वो एमओए है और जो सेकेंडरी या सब्सिडियरी डॉक्यूमेंट्स है वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है। क्लियर? नेक्स्ट, क्या लिखा हुआ होता है? इट कंटेन्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी एंड द पावर ऑफ द कंपनी। कंपनी क्या काम कर सकता है, कंपनी क्यों फॉर्म हुआ है, ये सब कुछ लिखा हुआ होता है एमओए में। द आर्टिकल डिफाइंस रूल्स एंड सब रूल्स and sub rules that will govern the company's activity in the pursuit of its objective। मतलब यहां पे बताते हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव से कंपनी बना है और ये बताता है कि क्या रूल्स रेगुलेशंस फॉलो होगा उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट, द मेमोरेंडम एसोसिएशन एस्टैब्लिशेस अ रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनी एंड द आउटसाइडर्स। तो एमओए जो है रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है कंपनी और आउटसाइडर्स के बीच में। आज आउटसाइडर्स को कोई भी जानकारी चाहिए कंपनी के बारे में तो वो कंपनी का एमओए को रीड करते हैं, जिससे कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन पता चलता है। बट आर्टिकल तो एक इंटरनल डॉक्यूमेंट है जो एस्टैब्लिश करता है रिलेशनशिप कंपनी एंड इट्स मेंबर। तो ये इंटरनल डॉक्यूमेंट है और ये जो है ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है। क्लियर? Regulation. The memorandum of the company is governed by the Companies Act। MOA जो है, MOA का जो रूल है कहाँ लिखा हुआ है? कंपनीज एक्ट में। और कंपनीज एक्ट में जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से MOA बनेगा। ठीक है, आर्टिकल्स ऑफ अ कंपनी आर रेगुलेटेड बाय। लेकिन आर्टिकल किससे गवर्नड है? एक तो कंपनीज एक्ट से और दूसरा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से, है ना। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से रिलेटेड रूल्स कहां पे लिखा हुआ है? कंपनीज एक्ट में। लेकिन जब हम आर्टिकल बनाएंगे तो आर्टिकल बनाते वक्त दो चीज का ध्यान रखना होगा। एक,
कंपनीज एक्ट और दूसरा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। क्लियर? नेक्स्ट, अल्टरेशन। मेमोरेंडम को अल्टर करना उतना आसान नहीं है। द मेमोरेंडम एसोसिएशन कैन नॉट बी अल्टर्ड। मेनी अल्टरेशन रिक्वायर अ प्रायर अप्रूवल ऑफ कोर्ट और कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल और सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसको अल्टर करना इतना आसान नहीं है, गवर्नमेंट या कंपनी लॉ बोर्ड का परमिशन चाहिए। लेकिन ये तो हमारा इंटरनल डॉक्यूमेंट है और हम जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके अल्टरेशंस कर सकते हैं। कितना स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब क्या है? 75% लोग अगर हाँ बोलते हैं तो हम अल्टरेशंस कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, लीगल इफेक्ट। इट इज एज्यूम दैट एनी पर्सन डीलिंग विद द कंपनी इज conversant with the conditions stated in the memorandum. If a person makes a contract with the company that the memorandum does not allow, the contract cannot be disputed in a court of law. क्या बोल रहा है यहाँ पे? अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करते हो, आउटसाइडर्स को बोल रहा है कि अगर तुम कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो तो ये एज्यूम किया जाएगा कि तुम जो है कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पढ़ चुके हो, क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है? पब्लिक डॉक्यूमेंट है। अगर तुम ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हो जो एमओए के खिलाफ है तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को तुम एनफोर्स नहीं कर पाओगे इन द कोर्ट ऑफ लॉ। जैसे कि मेरे एमओए में लिखा है मेरा ऑब्जेक्टिव, ठीक है? अगर मेरे साथ आउटसाइडर्स कोई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है जो मेरे ऑब्जेक्टिव के हिसाब से नहीं है, कंपनी के ऑब्जेक्टिव के हिसाब से नहीं है, तो ये जो आउटसाइडर है इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्सेबल नहीं कर पाएगा। मतलब सिंपल सा बात है, कोई भी पर्सन जब कंपनी से डील करता है तो ये एज्यूम किया जाता है कि वो कंपनी का एमओए रीड किया है, ठीक है? बट ऐसा आर्टिकल में ऐसा नहीं है। लाइक द मेमोरेंडम इट एज्यूम द एनी आउटसाइडर्स डीलिंग विद द कंपनी इट कन्वर्जन विद द आर्टिकल। तो प्राइमरी एजम्पशन तो इसमें भी यही है कि आर्टिकल रीड किया होगा। बट इफ देयर इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट by the company because of some internal irregularity of which the outsider is unaware, अगर कोई इंटरनल इरेगुलरिटी होता है जिसका आउटसाइडर को जानकारी नहीं है तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्सेबल किया जाएगा। ये हमारे कोर्स में डिटेल में है नहीं, इसको बोलते हैं हम लोग डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, है ना? लॉ में इसको डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस बोला जाता है। तुम चाहो तो और डिटेल में इसको थोड़ा बहुत गूगल में पढ़ सकते हो। हमारे सिलेबस में नहीं था ज्यादा डिटेल में, इसलिए मैं उतना डिटेल में तुमको बता नहीं रहा था। ये कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मतलब था कि कोई भी पर्सन कंपनी से जब डील करता है ये एज्यूम किया जाता है कि वो कंपनी का एमओए एओए रीड करके आया है, ठीक है? लेकिन एक और डॉक्ट्राइन है, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, जो ये बोलता है कि रूल्स रेगुलेशंस पढ़ के आया है एमओए एओए का। इसका मतलब ये नहीं है कि एक आउटसाइडर को इंटरनल इरेगुलरिटी मतलब तुम इंटरनली कोई रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किए हो, उसका जानकारी उसको नहीं रहेगा। इस वजह से लॉ बोलता है कि अगर कोई इंटरनल इरेगुलरिटी हुआ है तब भी आउटसाइडर जो है वो प्रोटेक्टेड रहेगा, मतलब आउटसाइडर कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्सेबल कर सकता है। क्लियर है ये? तो इस पॉइंट को हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं क्योंकि ये टॉपिक अभी उतने डिटेल में है नहीं हमारे सिलेबस में। टॉपिक का नाम है कंस्ट्रक्टिव नोटिस एंड इंडोर मैनेजमेंट, ठीक है? नेक्स्ट, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। डॉक्ट्राइन का मतलब जैसे कि मैं बताया, डॉक्ट्राइन का मतलब होता है रूल्स। अल्ट्रा वायर्स का मतलब होता है बियॉन्ड द पावर के बियॉन्ड, उसको बोलते हैं अल्ट्रा वायर्स। ऑल द एक्शंस ऑफ कंपनी बियॉन्ड द स्कोप ऑफ इट्स मेमोरेंडम आर डीम्ड टू बी अल्ट्रा वायर्स एंड कैन नॉट बी रेटिफाइड बाय द कंपनी। तो कंपनी कुछ ऐसा करता है जो एमओए में लिखा हुआ नहीं है,
जो बियॉन्ड द पावर ऑफ एमओए है, तो कंपनी बाद में उसको और ठीक नहीं कर सकता। सोच रहा आज मैं ऐसा कुछ किया जो कि एमओए में नहीं अलाउड था, तो क्या मैं बाद में इसको एनफोर्सेबल कर सकता हूं अपने शेयर होल्डर, अपने डायरेक्टर से परमिशन लेके? द आंसर इज नो। लेकिन क्या आर्टिकल में ऐसा कर सकते हैं? यस। ऑल द एक्सेस ऑफ द कंपनी बियॉन्ड द स्कोप ऑफ इट्स आर्टिकल आर आल्सो वॉइड, बट दे कैन बी रेटिफाइड लेटर बाय द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। तो यहां क्या बोल रहा है, अगर कुछ चीज एओए में लिखा हुआ नहीं है तो वो एनफोर्सेबल नहीं होगा, लेकिन बाद में कंपनी चाहे तो अपने मेंबर से परमिशन लेकर उसको एनफोर्सेबल कर सकता है। लेकिन यहाँ पे किसी से भी परमिशन ले लो, ये एनफोर्सेबल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट, गवर्नेंस। द आर्टिकल्स ऑफ अ कंपनी कैन नॉट हैव एनी सच प्रोविजन दैट इज कॉन्ट्रारी टू इट्स मेमोरेंडम। बोल रहे कि आर्टिकल में ऐसा कुछ भी नहीं लिख सकते जो एमओए के खिलाफ हो। तो एमओए बड़ा डॉक्यूमेंट है और आर्टिकल जो है वो छोटा डॉक्यूमेंट होगा। ठीक है, इन अदर वर्ड्स द मेमोरेंडम ऑफ अ कंपनी is not governed by its article. Memorandum is not governed by the article, but the article is governed by the memorandum. The articles of a company are governed by what is stated in the company's memorandum. ठीक है, तो एमओए जो है वो बड़ा डॉक्यूमेंट हुआ और आर्टिकल जो है वो छोटा डॉक्यूमेंट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट, लास्ट, डिफेंस। Any contract made with the company that goes against what is stated in the memorandum is not valid. कोई भी चीज जो मेमोरेंडम में नहीं लिखा हुआ है वो वैलिड नहीं होगा, वो क्या होगा, वॉइड होगा। बट कोई भी चीज जो आर्टिकल में लिखा हुआ नहीं है वो फिर भी वैलिड हो सकता है। A contract made with the company that goes against what is stated in this article कैन बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कैन बी अ वैलिड कब हो सकता है, जब वो मेंबर्स उसको रेटिफाई करेंगे। रेटिफाई मतलब मेंबर्स उसके लिए हाँ बोलेंगे। क्लियर है, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। क्लियर। एक और टॉपिक है यहाँ पे, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या होता है समझना ठीक से। जब भी हम इनकॉर्पोरेट करते हैं, रजिस्ट्रार हमको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है और उस सर्टिफिकेट में लिखा हुआ होता है कि हमारा कंपनी रजिस्टर हो गया है इस दिन से। ठीक है, तो ये जो पेपर है, ये जो पीस ऑफ सर्टिफिकेट है जिसमें ये बात लिखा हुआ है कि हमारा कंपनी रजिस्टर हो गया है, इस पीस ऑफ पेपर को बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, देखना, द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज अ कंक्लूसिव एविडेंस। कंक्लूसिव एविडेंस का मतलब है ये अपने आप में सफिशिएंट प्रूफ है कि कंपनी रजिस्टर हो गया है। अगर तुम्हारे पास सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, इसका मतलब कंपनी रजिस्टर्ड है। कोई और क्वेश्चन नहीं उठा सकता कि तुम ये डॉक्यूमेंट नहीं दिए थे, वो डॉक्यूमेंट नहीं दिए थे, ये गलती किए थे, ये डॉक्यूमेंट मिसिंग है, कोई कुछ भी नहीं बोल सकता। अगर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया मतलब इट इज कंक्लूसिव, इट इज perfect that you have been registered. Clear है ये? Is a conclusive proof या evidence of the fact that all the requirements of the Companies Act have been complied. तो ये अपने आप में एक sufficient proof है कि Companies Act का सब rules regulations comply हो चुका है with, and that everything is in order as regards to registration and that company is validity incorporated company. तो अगर तुम्हारे पास सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ चुका है, इसका मतलब तुम सारा रूल्स रेगुलेशंस फॉलो किए हो, भले ना भी किए हो, बट ये एक कंक्लूसिव प्रूफ है कि तुम फॉलो किए हो और कोई इस पे और सवाल नहीं उठा सकता। ठीक है, नेक्स्ट, द वर्ड कंक्लूसिव एविडेंस आर इंपॉर्टेंट. They imply that the registration of a company has examined the documents submitted to him and the certificate is a proof of that. तो कंक्लूसिव का मतलब होता है आरओसी वाले सारा डॉक्यूमेंट्स तुम्हारा चेक कर चुके हैं और ये जो सर्टिफिकेट है उस चीज का प्रमाण है, उस चीज का प्रूफ है ये. क्लियर?
The articles and memoranda of a company conform to the provisions of the Companies Act and that all the legal formalities have been complied with. ठीक है, तो ये माना जाता है कि जो कंपनी का MOA और AOA है वो ठीक से बना है और वो रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से ही है. Once the certificate of incorporation has been granted, the regularity of incorporation cannot be questioned on any ground whatsoever. ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर बहुत सारे केसेस हो रखे हैं. तो अगर एक बार कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गया विद अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तब कोई भी पर्सन और इस पे क्वेश्चन नहीं कर सकता कि तुम ये डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए थे या ये इरेगुलरिटीज था, यहाँ साइन होना छूट गया था, या ऐसा कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगा. कोई इस चीज को क्वेश्चन और नहीं कर सकता. ठीक है, एक फेमस केस है इसी से रिलेटेड, है ना. In Peel's case, the court refused to consider that any irregularity has been committed prior to the registration of the company, and Lord Keynes observed, once the certificate of incorporation is given, क्या बोले हैं, once the certificate of incorporation is given, nothing is to be inquired into as the regularity of a prior proceedings. तो बोल रहा है कि एक बार अगर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे दिए, इसका मतलब सब रूल्स फॉलो हो गया और कोई भी प्रकार का इंक्वायरी नहीं होगा. चाहे तुम फॉलो नहीं भी किए हो, लेकिन अगर दे दिया गया है सर्टिफिकेट, मतलब सब कुछ फॉलो हुआ है. क्लियर? क्या क्या चीज का एक केस हुआ था देखना. सबसे पहला, डॉक्यूमेंट सबमिट हुआ था रजिस्ट्रार को. ये जो केस बता रहा हूं, केस का एग्जांपल बता रहा हूं. तो एक कंपनी डॉक्यूमेंट सबमिट किया था रजिस्ट्रार के सामने 6 जनवरी को. The registrar issued a certificate of incorporation 2 days later, but later it's 6th January instead of 7th January. तो 2 दिन बाद सर्टिफिकेट मिला, लेकिन डेट क्या लिखा हुआ था, बट डेटेड इट 6 जनवरी इंस्टेड ऑफ 7 जनवरी. तो 6 जनवरी को डॉक्यूमेंट दिए, तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में 6 तारीख ही लिखा हुआ था डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. ऑन 6 जनवरी सम शेयर्स वर अलॉटेड टू लिविस. सॉरी, 7 जनवरी लिखा हुआ था सर्टिफिकेट में. तो समराइज करता हूं फटाफट से. तुमको जो सर्टिफिकेट मिला है उसमें क्या लिखा हुआ है कि तुम इनकॉर्पोरेट हुए कब, 7th को, लेकिन रियलिटी में तुम इनकॉर्पोरेट हो गए थे कब, 6th को, क्योंकि तुम डॉक्यूमेंट कब सबमिट कर दिए थे आरओसी को, 6 तारीख को. लेकिन तुमको जो सर्टिफिकेट मिला है, सर्टिफिकेट में क्या लिखा हुआ है, सर्टिफिकेट में 7 तारीख लिखा हुआ है. इसका मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन इस दिन से पहले वैलिड नहीं होगा. ठीक है, तो यहां क्या हुआ, ऑन 6 जनवरी सम शेयर्स वर अलॉटेड टू लिविस. द क्वेश्चन वाज वेदर द अलॉटमेंट मेड बिफोर द सर्टिफिकेट वाज एक्चुअली इशूड वाज वॉइड. It was held that certificate incorporates conclusive evidence to all the matters it contains. Therefore, by law, the company was formed on 6th and the allotment of shares was valid. तो यहाँ पे ये माना गया कि जो allotment of shares है वो valid रहेगा. ठीक है, तो बेसिकली बोलने का ये मतलब है कि अगर एक सर्टिफिकेट तुमको मिला है और उस सर्टिफिकेट में एक पर्टिकुलर डेट लिखा हुआ है, तो फिर यही माना जाएगा कि कंपनी उस दिन इनकॉर्पोरेट हुआ था. भले ही बाद में इनकॉर्पोरेट हुआ हो, लेकिन डेट जो लिखा हुआ है वही डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन माना जाएगा. क्लियर है ये? तो यही केस है. बेसिकली हमको जो एग्जाम में लिखना है, एग्जाम में केस वेस हमको नहीं लिख के आना है. हमको जो एग्जाम में लिखना है तुमको बताता हूं. एग्जाम में हमारे लिए इतना जो है यहाँ पे ये सफिशिएंट था. ठीक है, देखो ये केस भी नहीं, ये जो यहां तक था पहला 2 पैराग्राफ जो है दैट इज सफिशिएंट. एक, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या होता है. दूसरी बात पता होना चाहिए कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एक कंक्लूसिव एविडेंस है. मतलब अगर कोई भी गलती हुआ है, कोई भी एरर्स हुआ है, या तो हमारे द्वारा या रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के द्वारा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. जो सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है वही फाइनल रहेगा. अगर 8 तारीख को इनकॉर्पोरेट हुआ
लेकिन डेट अगर 10 तारीख लिखा हुआ है तो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 10 ही माना जाएगा। अगर 8 तारीख को इनकॉर्पोरेट हुआ और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 4 तारीख लिखा हुआ है तो फिर 4 तारीख ही माना जाएगा। तो बोलने का ये मतलब है कि जो चीज सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है वही फाइनल है। एक्चुअल में क्या हुआ था इस बात से फर्क नहीं पड़ता, सर्टिफिकेट अपने आप में एक प्रूफ है और जो सर्टिफिकेट में लिखा है भले गलत क्यों ना लिखा हो, जो सर्टिफिकेट में लिखा होगा वो फाइनल माना जाएगा। क्लियर है? दिस इज ऑल अबाउट व्हाट इज सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। क्लियर है ये? तो आज के क्लास में हम पढ़े व्हाट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, व्हाट इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, और एक छोटा सा शॉर्ट नोट में आ सकता है एग्जाम में व्हाट इज सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। हमको सिर्फ ये 2 पैराग्राफ लिख देना है जब भी एग्जाम में आएगा व्हाट इज सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। क्लियर है ये? तो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर कुछ नए टॉपिक्स को लेके। थैंक यू एंड बाय बाय।